नमस्कार, मैं नीलेश दुबे हमारे आर्या परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई एक बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने अपनी पिछली क्लास में बाबर टॉपिक को एक बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। अब इससे बाहर क्वेश्चन बाबर से रिलेटेड किसी भी परीक्षा में नहीं बन सकता, क्योंकि हमने हर वो चीज़ अपने वीडियो में बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सटीक सारी चीज़ें हमने बिल्कुल सिस्टम से आपको बता दी, जिससे कि आपको सारी चीज़ें तैयार भी हो गई और आपने सारा बाबर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें बन सकती थी वो एक अच्छे तरीके से आपने सारी चीज़ें दिमाग में आपके फीड भी हो गई। ठीक है, और इससे रिलेटेड नोट्स जो है लगातार हमारे पेड बैच में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा सा उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि जिन अभी मेरे पास मतलब कमेंट भी आए वीडियो के माध्यम से, और कई लोगों ने मैसेज भी किया कि सर आप नोट्स जो पढ़ा तो रहे हैं वीडियो में, तो इनके नोट्स कहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो उनको मैं बता दूं, ये नोट्स जो हैं हमारे ये पेड बैच में लगातार नोट्स के माध्यम से, क्विज़ेस के माध्यम से सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है, अब उन्हीं चीज़ों को हम वीडियो के माध्यम से सारा चीज़ अलग से कवर करा रहे हैं, जिससे आप लोगों की तैयारी और अच्छी हो सके। ठीक है, तो जिनको भी एक बहुत ही अच्छे एग्जाम ओरिएंटेड नोट से तैयारी करना चाहते हैं, अभी भी लेट नहीं हुआ है, अच्छा खासा समय है, चाहे वो यूपी पीसीएस के लिए हो और चाहे वो आरओ के लिए हो। आरओ की देखिएगा, अभी वैकेंसी लगभग कैलेंडर तो पहले ही जारी हो चुका है, लेकिन वैकेंसी भी संभवतः कल तक हो सकता है, कल तक वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन आ जाए। तो आरओ हो चाहे यूपी पीसीएस हो, अभी भी अच्छा खासा समय है। जिसने भी अभी तक अगर बैच में लेकर एडमिशन लेकर पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, तो अभी भी बैच में एडमिशन लेकर बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स के साथ पढ़ाई को बिल्कुल सटीक बिल्कुल तरीके से पढ़कर पहली बार में अपनी सफलता को सुनिश्चित आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अब अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो आज हमें अपने टॉपिक को हुमायूं को खत्म करना है। हुमायूं को आज हम पूरा डिटेल में अपने आज क्लास में खत्म करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको ऑलरेडी पेड बैच में प्रोवाइड कराई जा चुकी है। ठीक है, तो आपको मैंने लास्ट में बताया था कि बाबर का जो समय होता है 1526 से लेके 1530 ईस्वी तक बाबर का समय शासनकाल रहता है, और 1530 ईस्वी से हुमायूं का दौर स्टार्ट होता है। और हुमायूं का दौर का दो बार हमें समय दिखाई देता है। एक 1530 से 1540 तक का समय हुमायूं का दिखाई देता है। इसके बाद 15 वर्ष के गैप के अंतराल के बाद हुमायूं का 1555 से 1556 के बीच दोबारा से हुमायूं का समय हमें देखने को मिलता है। तो अब हम लोग आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हुमायूं। तो हुमायूं के बारे में अब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग हुमायूं को अपना पूरा डिटेल में अच्छे से पूरा कवर करेंगे, और कितनी आसान भाषा में देखिए मैं हुमायूं आपको समझाऊंगा कि आपको एक ही बार में, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, जैसे ही आप वीडियो देखेंगे फिर आप नोट्स अपना खोल के देखिएगा, सारी चीज़ें एक बार में ही आपको देखिएगा समझ में आएंगी। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन देखिए हुमायूं से बनता है। हुमायूं के पहले परिचय से रिलेटेड चर्चा कर लेते हैं कि हुमायूं के बारे में बेसिक बातें क्या बन सकती हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हुमायूं का पूरा नाम क्या था। जैसा मैंने आपका बाबर का पूरा नाम बताया था, वैसे ही हुमायूं का भी आपको पूरा नाम पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में क्रोनोलॉजी में पूरा नाम भी लिखकर आ सकता है। तो इसका पूरा नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। जुबान चलाते रहिए, यही क्लास में सारी चीजें देखिएगा याद हो जाएंगी। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ये हुमायूं का पूरा नाम हो गया। आपको दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि हुमायूं का जो क्रम है, वर्षवार क्रम है, कब से कब तक इसने शासन किया, कब इस गद्दी पर, मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। तो हुमायूं का मैंने आपको बताया था पहले भी कि इसका दो समय काल का इसका दौर देखने को मिलता है। एक इसका समय देखने को मिलता है 1530 में मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है, 1530 से 1540 तक इसका पहला दौर देखने को मिलता है। इसके बाद 1540 के बाद 15 वर्ष का अंतराल आता है, जिसमें हमें सूरवंश या फिर शेरशाह सूरी, जो सूरवंश की स्थापना करता है, यहां पर 15 वर्ष के अंतराल में सूरवंश हमें देखने को मिलता है। और फिर इसके बाद हुमायूं फिर कम बैक करता है, और इसका अगला दौर देखने को मिलता है 1555 से लेके 1556 ईस्वी तक। ठीक है, तो हुमायूं का दौर जो है दो बार देखने को मिलता है। एक बार 1530 से 1540 और दूसरा दौर इसको देखने को मिलता है 1555 से 1556 ईस्वी तक। ठीक, इसके अगला मुद्दा बनता है बेसिक सा मुद्दा कि हुमायूं का जन्म कहां पर हुआ था और किस सन में हुआ था। तो हुमायूं का जन्म जो है वो 1508 ईस्वी में 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। 1508 ईस्वी में काबुल में हुमायूं का जन्म हुआ था। अब इसमें क्या है, ये सन भूल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1508 नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काबुल आपको याद रखना है कि हुमायूं का जन्म जो कहां पर हुआ था, काबुल में हुआ था। ठीक है,
हुमायूं का जन्म कहाँ पर हुआ था? काबुल में हुआ था। ठीक है, अब इसमें आपको एक बात आपको यहाँ पर ये और याद रखनी है कि जब बाबर की मृत्यु होती है तो बाबर अपने सबसे बड़े पुत्र हुमायूं को बुलाता है। बाबर की अलग अलग पत्नियों से अलग अलग पुत्र होते हैं, तो ये 4 पुत्र होते हैं। हुमायूं के अन्य 3 भाई और होते हैं, एक तो स्वयं हुमायूं होता है और इसके अन्य 3 भाई, एक होता है कामरान, दूसरा होता है अस्करी, तीसरा होता है हिंदाल। ठीक है, तो बाबर अपने सबसे बड़े पुत्र को, हुमायूं को, अपनी मृत्यु के समय, अपनी मृत्यु जब मरने वाला होता है उसके पहले बुलाता है और हुमायूं से वचन लेता है कि मेरी मृत्यु के बाद जाहिर सी बात है कि तुम शासक बनोगे, अगले मुगल साम्राज्य की गद्दी पर तुम बैठोगे, लेकिन जो राज्य का बंटवारा है वो अपने अन्य 3 भाइयों में भी बराबर बराबर कर देना। क्यों ऐसा बाबर बोलता है? क्योंकि ये जो बाबर है या हुमायूं है, ये जितने भी शासक हैं ये तैमूरी परंपरा को फॉलो कर रहे थे, तैमूरी परंपरा को फॉलो करते थे। तैमूरी परंपरा का मतलब कि जिनके भी पिताजी शासक या राजा वर्ग में शामिल हों, उनकी मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य को जितने भी भाई हों उन भाइयों में बराबर बराबर हिस्से में बांट देना। ठीक है, तो बाबर के कौन कौन से 4 पुत्र होते हैं पहले तो वो देख लीजिए। अलग अलग पत्नियों से उत्पन्न बाबर के कौन कौन से 4 पुत्र होते हैं। एक तो स्वयं हुमायूं होता है, इसके बारे में हमें डिटेल में आज देखना है। ठीक, इसके बाद अगला पुत्र होगा कामरान, इसके बाद अगला पुत्र होगा अस्करी। आ है भाई, ता नहीं, तस्करी नहीं है, अस्करी। इसके बाद अगला पुत्र होगा हिंदाल। तो ये कुल 4 पुत्र होते हैं। हुमायूं जब जो है मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है तो अपने अन्य 3 भाइयों में भी साम्राज्य का बराबर बंटवारा कर देता है। तो यहीं से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि मुगल साम्राज्य में ऐसा कौन सा शासक था जिसने, मुगल साम्राज्य में कौन सा ऐसा एकमात्र शासक था जिसने अपने राज्य का बंटवारा अपने अन्य 3 भाइयों में या फिर अन्य भाइयों में कर दिया था, राज्य का बंटवारा तैमूरी परंपरा को फॉलो करते हुए। तो उसका सीधा सा आंसर हो जाएगा हुमायूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि मुगल साम्राज्य में ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने राज्य का बंटवारा शासक बनने के बाद अपने भाइयों में भी कर दिया था। तो उसका आंसर हो जाएगा सीधा सा हुमायूं। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब जब हुमायूं जो है शासक बन जाता है, गद्दी पर मुगल साम्राज्य की बैठ जाता है, तो उसके सामने देखिए मुख्य 3 समस्याएं आती हैं। अब ये जो हुमायूं के सामने 3 समस्याएं आती हैं, इन 3 समस्याओं को जिसने भी अच्छे से समझ लिया उसको ये हुमायूं टॉपिक एक बार में देखेगा कितना अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। अब क्या क्या समस्याएं आती हैं हुमायूं के सामने? तो पहली तो समस्या हुमायूं के सामने सबसे बड़ी आती है अफगानों को लेकर। जो हुमायूं के बाबूजी थे बाबर, वो ऑलरेडी इब्राहिम लोदी को हराकर ही दिल्ली सल्तनत को खत्म करके मुगल वंश की उन्होंने स्थापना की हुई थी। और इसके बाद अगेन अफगानों को उन्होंने हराया हुआ था। किस युद्ध में? घाघरा या बनारस के युद्ध में बाबर ने 1529 में। तो अफगानों को लगातार उनके बाबूजी ने भी हराया था, लेकिन अभी अफगानों का पूरी तरह से सफाया नहीं हुआ था। लगातार अफगान जो है अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए थे, संगठित होकर समय समय पर विद्रोह करते थे। तो उसी विद्रोह के क्रम में हुमायूं के समय भी अफगानों को लेकर बहुत समस्या निकल कर आती है और अफगान भी इनके सामने बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं इनके समय के सामने। तो पहली समस्या हुमायूं के सामने आती है शासक बनने के बाद कि इन अफगानों को खत्म करना है। ठीक, अब दूसरी समस्या इनके सामने आती है कि शेर शाह सूरी जो होता है हमारा, वो भी अफगान मूल का ही व्यक्ति होता है, जो कि चुनार का शासक होता है। वो भी इनके सामने दूसरी समस्या के रूप में बहुत बड़ा निकल कर आता है सामने। ठीक है, इसके तीसरी समस्या हुमायूं के सामने रहती है गुजरात का शासक बहादुर शाह। तो ये 3 शासक हुमायूं के लिए लगातार कांटे की तरह इनके शासनकाल के दौरान हुमायूं के लिए संकट के रूप में सामने उभर कर आती हैं। हुमायूं इनको खत्म करने के लिए लगातार प्रयत्न करता है, आक्रमण करता है। कैसे कैसे चीजें होती हैं सारा वो चीज हम डिटेल में समझेंगे। इन 3 चुनौतियों को हम डिटेल में समझ लेंगे। आप खुद देखिएगा हुमायूं टॉपिक आपको कितने अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो शासक बनने के बाद हुमायूं के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं? शासक बनने के बाद समस्या क्या क्या आती है, जिन समस्याओं को हुमायूं जो है दूर करता है आगे चल के। ठीक, क्या क्या समस्या आती है वो मैंने आपको बताया। पहली समस्या तो होती है कि इसके शासनकाल के दौरान अभी भी अफगान लोग सक्रिय थे, पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे, समय समय पर आवाज उठा रहे थे और विद्रोह कर रहे थे। और मुख्यतः कौन से अफगान? वही अफगान बिहार और बंगाल के, जिनको इनके बाबूजी ने हराया था
घाघरा या फिर बनारस के युद्ध में 1529 में ही। तो अफगान लोग अभी भी सक्रिय थे, अफगान अभी भी सक्रिय थे। तो एक तो ये सबसे बड़ी समस्या हुमायूं के सामने होती है। अब मुख्यतः अफगानों में भी कौन से, तो बिहार एंड बंगाल के अफगान, अफगानी सेना या अफगानी शासक। ठीक, दूसरी समस्या कौन सी हुमायूं के सामने सबसे बड़ी आती है, तो इसी में से एक अफगान अलग से होता है। ये अफगान अलग होते हैं बिहार बंगाल के, इन्हीं में से एक अफगान का नाम निकल के आता है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ये भी जो है अफगान मूल का ही व्यक्ति होता है। ये एक अलग चुनौती के रूप में हुमायूं के सामने उभर कर आता है। ये अफगान तो हुमायूं को लगातार परेशान कर ही रहे थे, इसके अलावा शेर शाह सूरी भी अलग एक अफगान के रूप में निकल के आता है। और ये कहाँ का शासक होता है उस समय, चुनार का शासक, चुनार का शासक होता है उस समय। चुनार को ऑलरेडी क्या बोला जाता है, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, चुनार को। चुनार का शासक कौन था, शेर शाह सूरी। ये दूसरी समस्या हो गई, इनको खत्म करना। हुमायूं इनको खत्म करना चाहता था, इनको अपने रास्ते से हटाना चाहता था, इन अफगानी लोगों को खत्म करना चाहता था। और तीसरी समस्या हुमायूं के सामने और क्या थी, गुजरात का शासक, गुजरात का शासक, गुजरात का शासक कौन, गुजरात का शासक कौन, बहादुर शाह। एक ये बड़ी चुनौती के रूप में हुमायूं के सामने उभर कर आता है। ठीक है, गुजरात का शासक बहादुर शाह। तो ये तीन मुख्य चुनौतियां हुमायूं के शासक बनने के बाद इसके सामने आती हैं। और इन चुनौतियों को खत्म करने के लिए हुमायूं अलग अलग काल में, अलग अलग समय में आक्रमण करता है और इन तीनों चुनौतियों को खत्म करता है। कैसे करता है वो आगे हम चीजें भी डिटेल में देखेंगे। बहादुर शाह के बारे में आप पहले एक ये मुख्य बात ये देख लीजिए, ये वही बहादुर शाह हैं जिन्होंने एक बार क्या किया था, मेवाड़ पर आक्रमण किया था। मेवाड़ जिसकी राजधानी चित्तौड़ है, मेवाड़ पर आक्रमण किया था जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी। तो जब इन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण किया था बहादुर शाह ने, तो मेवाड़ की रानी जो थी कर्मवती, मेवाड़ की रानी जो थी कर्मवती, वो क्या करती हैं, वो क्या करती हैं, मेवाड़ की रानी कर्मवती मदद मांगने जाती हैं। किसके पास, हुमायूं के पास मदद मांगने जाती हैं कि बहादुर शाह ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, हमारी मदद करिए वरना ये हमारे साम्राज्य पर कब्जा कर लेगा। जब ये कर्मवती जो है हुमायूं के पास मदद मांगने जाती हैं, तभी बहादुर शाह भी अपना एक दूत हुमायूं के पास भेज देता है और हुमायूं से ये बोलता है, उसका दूत, बहादुर शाह का दूत जाकर बोलता है कि भाई देखो, तो आप भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, और आप काफिरों की मदद बिल्कुल मत करिए। ठीक है, बहादुर शाह का दूत जाके हुमायूं को बोलता है कि हम दोनों भाई देखो मुसलमान हैं और ये हिंदू, कर्मवती रानी जो हिंदू होती हैं, तो हिंदू की मदद आपको नहीं करनी चाहिए, काफिरों की मदद आपको नहीं करनी चाहिए। उस समय हुमायूं जो है कर्मवती की मदद नहीं करता है और कर्मवती हुमायूं के पास एक राखी लेकर जाती हैं कि, लेकिन ये राखी की हुमायूं जो है इनकी वैल्यू नहीं करता है। और इसी वजह से हुमायूं के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा होता है कि हुमायूं इतना महान शासक, इतना योग्य शासक होने के बावजूद भी कर्मवती रानी की हुमायूं उस समय मदद नहीं करता है। तो इसी बात को लेकर हुमायूं के सामने एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा होता है, क्योंकि हुमायूं को उस समय उनकी मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि आप इतने बड़े राजा हैं, आपको कर्मवती की मदद करनी चाहिए थी, आगे जो होगा वो देखा जाता। लेकिन हुमायूं ने अपनी मुसलमान भाई होने के नाते मदद नहीं करी। आज भले हुमायूं के विरोध में बहादुर शाह खड़े हैं, लेकिन उस समय जब बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, तब उन्होंने, हुमायूं ने मदद नहीं करी थी कर्मवती की। तो ये वही वाले बहादुर शाह हैं, गुजरात के शासक, जो कि आगे चल के आप देखेंगे पुर्तगाली गवर्नर नीनोडी कुन्हा से लड़ते हुए भी मर जाएगा। कैसे मरेगा वो आगे हम लोग अभी बात करते हैं। अब हुमायूं के हम लोग वर्षवार घटनाक्रम देख लेते हैं कि किस किस सन में हुमायूं ने कहां कहां पर आक्रमण किया, किनको किनको कहां कहां पर किस जगह पर हराया। तो सबसे पहले 1530 में हुमायूं जो है शासक बनता है, गद्दी पर बैठता है। तो 1530 में हुमायूं क्या करता है,
1530 में हुमायूं जो है शासक बनता है। ठीक, शासक बनने के बाद ही सबसे पहले हुमायूं कहाँ पर आक्रमण करता है, कहाँ पर अटैक करता है? 1531 में। 1531 में शासक बनने के बाद हुमायूं सबसे पहले कालिंजर पर अटैक करके कालिंजर पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। तो 1531 में हुमायूं कहाँ पर अटैक करता है? कालिंजर पर। इसके बाद 1532 में कहाँ पर अटैक करता है हुमायूं? रायसेन के क्षेत्र में अटैक करके रायसेन पर कब्जा कर लेता है। 1532 में हुमायूं जो है रायसेन पर कब्जा कर लेता है। और क्या 1532 में करता है हुमायूं? तो 1532 में ही गंगा नदी के किनारे, गंगा के किनारे दौराह नामक क्षेत्र में, दौराह क्षेत्र में हुमायूं क्या करता है? सर्वप्रथम अफगानों को हराता है। सर्वप्रथम अफगानों को हुमायूं जो है पराजित करता है, अफगानों को पराजित करता है। तो क्वेश्चन आएगा कि हुमायूं ने सर्वप्रथम अफगानों को कब पराजित किया था? तो सर्वप्रथम हुमायूं ने अफगानों को 1532 ईस्वी में अफगानों को पराजित किया था। और क्या 1532 में हुमायूं करता है? तो 1532 में हुमायूं जो है चुनार पर 4 महीने का घेरा डालता है, 4 महीने का घेराव करता है चुनार के क्षेत्र पर, चुनार के किले पर, जहां का शासक मैंने आपको बताया शेरशाह सूरी। तो यहां पर यह है चुनार का घेरा डालता है। 1532 में चुनार का घेरा डालता है। कितने महीने के लिए? 4 महीने का घेराव डालता है यहाँ पर, 4 महीने का। 4 महीने का जब यहाँ पर घेराव डालता है तो इनसे जो है शेरशाह सूरी बोलता है कि भैया आप अपना घेरा हटा लीजिए, हम आपसे वादा करते हैं, ये संधि करते हैं कि आपको समय समय पर हम नजराना उपलब्ध कराते रहेंगे, आप कृपया अपना घेरा हटा लीजिए, आप खुद भी अपने साम्राज्य को अच्छे से चलाइए और हमको भी प्यार से अपने साम्राज्य को चलाने दीजिए। ऐसी इनसी विनती शेरशाह सूरी हुमायूं से करता है। तो हुमायूं जब 4 महीने का घेराव डालता है, तो जब ऐसा बोलता है कि आपको नजराना हम प्रोवाइड कराते रहेंगे, जब शेरशाह हुमायूं से बोलता है, तो हुमायूं जो है अपनी सेना को बैक कर लेता है और 1532 में चुनार का घेरा यहाँ पर हुमायूं करता है। इसके बाद 1532 में और क्या हुमायूं करता है? तो 1532 में हुमायूं जो है अपनी राजधानी दीन पनाह में बनवाने में व्यस्त हो जाता है। अपनी नई राजधानी दीन पनाह में दिल्ली में बनवाने में व्यस्त हो जाता है। तो 1532 में ही नई राजधानी कौन सी नई राजधानी? दीन पनाह, दिल्ली में ही दीन पनाह नाम से नई राजधानी बनाने में व्यस्त हो जाता है। दीन पनाह बनाने में व्यस्त हो जाता है। ठीक, बनाने में व्यस्त हो जाता है। ठीक है, तो आप देखिए 1530 में हुमायूं शासक बनता है, 1531 में कालिंजर विजय करता है, 1532 में रायसेन के क्षेत्र को जीतता है, 1532 में ही गंगा के किनारे दौराह नामक क्षेत्र में अफगानियों को सर्वप्रथम पराजित करता है। इसके बाद 1532 में चुनार का घेरा भी हुमायूं डालता है और शेरशाह सूरी इससे संधि करता है, प्रॉमिस करता है कि आप अपना ये सेना को पीछे ले लीजिए, हम समय समय पर आपको नजराना प्रोवाइड करते रहेंगे। तो उनकी इस बात से संतुष्ट होकर हुमायूं अपनी सेना को पीछे ले लेता है। इसके 1532 में हुमायूं इसके बाद क्या करता है, जब ये सब आक्रमण कर चुका होता है तो 1532 में नई राजधानी हुमायूं जो है बनवाता है दिल्ली में ही दीन पनाह नाम से, और उस राजधानी को बनाने में हुमायूं व्यस्त हो जाता है। जब ये व्यस्त हो जाता है तो इसी व्यस्तता का फायदा उठाते हैं कौन लोग? इसी व्यस्तता का फायदा उठाते हैं, हुमायूं जो है व्यस्त हो जाता है तो इसी व्यस्तता का फायदा उठाते हैं अफगानी लोग, शेरशाह सूरी या बहादुर शाह, ये इसी व्यस्तता का फायदा उठाते हैं और अपनी शक्ति में ये लोग वृद्धि करना स्टार्ट करते हैं। अपनी शक्ति में ये लोग वृद्धि करना स्टार्ट करते हैं। जब अब ये 1532 जब राजधानी बनवा रहा था तो ये राजधानी एक दिन का काम तो है नहीं कि एक दिन में बन जाएगी, 2-3 साल लगे ही होंगे। तो इन्हीं 2-3 सालों में ये जो इनके सामने चुनौतियां थी हुमायूं के सामने, ये लोग अपनी अपनी शक्तियों में वृद्धि करना प्रारंभ करते हैं। जब हुमायूं जो है इन अपनी राजधानी दीन पनाह को बनवाने से जब फुर्सत हो जाता है, तब फिर वो अटैक करना इन पर स्टार्ट करता है। अब हुमायूं के आक्रमण मेलनी तौर पर स्टार्ट होंगे, जो हुमायूं के सामने मुख्य चुनौती बनकर आ रहे थे। तो हुमायूं जो है अपनी जब राजधानी बनवाने से जब फुर्सत मिल जाती है, उसको राजधानी बनवा के फुर्सत हो जाता है जब पूरी तरीके से, तब हुमायूं के जो है मेनली उनकी जो चुनौतियां थी हुमायूं के सामने, अब वो आक्रमण शुरू होते हैं।
तो सबसे पहला आक्रमण हुमायूं कहाँ पर करता है? तो सबसे पहला आक्रमण जो है हुमायूं गुजरात के शासक बहादुर शाह के खिलाफ ही कर देता है। गुजरात अभियान करता है सबसे पहले हुमायूं, जब फुर्सत हो जाता है 1532 के बाद से। तो सबसे पहले जो हुमायूं का प्रथम आक्रमण जो कहाँ पर होता है? गुजरात अभियान करता है। गुजरात अभियान करता है। गुजरात अभियान करता है। गुजरात का शासक कौन होता है? बहादुर शाह। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये मुख्य एक चुनौती के रूप में बनकर हुमायूं के सामने आता है। तो बहादुर शाह जब इन पर अटैक हुमायूं कर देता है तो ये भाई साहब क्या करते हैं, ये भाग कर जाते हैं पुर्तगालियों के पास। पुर्तगालियों के पास जब ये भाग कर जाते हैं तो उस समय पुर्तगालियों का गवर्नर होता है नीनोडी कुन्हा। नीनोडी कुन्हा, ठीक है। अब देखिए पुर्तगाली लोग भारत पर आ चुके थे, क्योंकि ये बात चल रही है 1532 के बाद की, 1532 के बाद की बात चल रही है। और जो पुर्तगाली लोग थे 1498 में ही वास्को डी गामा भारत पहुंच चुका था, ठीक है। तो पुर्तगाली लोग ऑलरेडी भारत पर देखिए आ चुके थे। तो इस समय जो पुर्तगाली गवर्नर था नीनोडी कुन्हा, तो ये हुमायूं बहादुर शाह जो हैं पुर्तगाली गवर्नर किसके पास भाग कर जाते हैं? नीनोडी कुन्हा मदद मांगने के लिए नीनोडी कुन्हा के पास भागकर जाता है। अब ये नीनोडी कुन्हा कौन है? हमने बताया आपको, ये है पुर्तगाली गवर्नर, ठीक। जब ये इसके पास भाग कर जाता है तो इन दोनों के बीच में समझौता हो रहा होता है। एक समुद्र में पानी की शिप के जहाज में इन दोनों के बीच में समझौता हो रहा होता है कि जब हम लोग मिलकर हुमायूं को हरा देंगे तो उसके साम्राज्य का क्या क्या बंटवारा होगा, तुम्हारे पास क्या रहेगा और मेरे पास क्या रहेगा, इस बात को लेकर इनके बीच में समझौता हो रहा होता है। और इसी समझौते को लेकर कुछ बात को लेकर इनके बीच में विवाद भी स्टार्ट हो जाता है। नीनोडी कुन्हा और बहादुर शाह के बीच में इनके बीच में विवाद होना स्टार्ट हो जाता है किसी बात को लेकर। और विवाद होते होते इतना विवाद बढ़ जाता है कि आपस में दोनों में घमासान स्टार्ट हो जाती है। अब नीनोडी कुन्हा पुर्तगाली, बॉडी सलमान खान वाली इनकी, तो जब इन दोनों में घमासान होने लगती है तो लड़ते लड़ते झगड़ते बहादुर शाह क्या करता है? बहादुर शाह झगड़ते झगड़ते समुद्र में गिर जाता है और समुद्र में गिरकर बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। तो जब मृत्यु हो जाती है तो ऑलरेडी एक कांटा हुमायूं के सामने से अपने आप निकल जाता है। इसके लिए हुमायूं को कोई ज्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ी, केवल उन्होंने गुजरात पर आक्रमण भर कर दिया। ये भाई साहब भाग कर जाते हैं नीनोडी कुन्हा के पास। नीनोडी कुन्हा से ये समझौता करते हैं, लेकिन कुछ बात बिगड़ जाती है, दोनों में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होता है और नीनोडी कुन्हा से लड़ाई झगड़ा में झगड़ते हुए समुद्र में गिरकर बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। झगड़ते हुए समुद्र में गिरकर, ठीक है। तो एक कांटा तो हुमायूं के सामने से अपने आप निकल जाता है, बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद अगला हुमायूं के सामने क्या चुनौती निकल के आती है? अब इसके बाद जो है हमारा 1537 का वर्ष आता है। 1537 में हुमायूं क्या करता है? 1537 में सूरजगढ़ की लड़ाई होती है। सूरजगढ़ की लड़ाई होती है। ये लड़ाई किसके किसके बीच में होती है? हुमायूं और अफगानों के बीच में। कौन से अफगान? वही बिहार और बंगाल के अफगान के बीच में। एक तरफ होता है हुमायूं और दूसरी तरफ अफगानों के बीच में ये लड़ाई होती है। सूरजगढ़ की लड़ाई अफगानों के बीच में। कौन से अफगान? वही बिहार और बंगाल के अफगानों के बीच में लड़ाई होती है। हुमायूं जीत जाता है और अफगान लोग हार जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि सूरजगढ़ की लड़ाई में हुमायूं जो है किसको हराता है? तो सीधा सा आंसर होगा कि हुमायूं जो है अफगानों को हराता है। किसके किसके बीच में सूरजगढ़ की लड़ाई होती है? हुमायूं वर्सेस अफगानों के बीच में। कहाँ के अफगान? तो बंगाल और बिहार के अफगान, ठीक है। तो 1537 में आपको याद रखना है कि सूरजगढ़ की लड़ाई होती है। 1537 के बाद अगला दौर आता है 1539 का। 1539 का। अब 1539 में क्या होता है? देखिए, एक बार ऑलरेडी हुमायूं ने चुनार का घेराव किया हुआ था, ठीक। तो उस घेराव के दौरान, उस समय 4 महीने का घेराव किया हुआ था चुनार का। तो उस घेराव के दौरान जो है शेर शाह ने उनको प्रॉमिस किया हुआ था कि भाई साहब आपको हम समय समय पर नजराना प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो हुमायूं ने उनकी बात पर विश्वास करके अपनी सेना को पीछे ले लिया था। लेकिन अब वो अपनी बात से मुकर जाते हैं और वो अपनी मनमानी कर ले रखते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपनी सेना में वृद्धि कर ली थी जब हुमायूं अपनी राजधानी दीनपनाह को बनाने में व्यस्त था, ठीक है। तो वो भी अब चाहते थे कि मतलब अब वो एक माहौल बना रहे थे
थे कि अब आक्रमण हो और हुमायूं को हम हराकर उनकी गद्दी पर कब्जा कर ले। ठीक, तो उन्होंने हुमायूं को नजराना देना बंद कर दिया। तो जब नजराना देना बंद कर दिया तो हुमायूं क्या करता है, 1539 में 6 महीने का इस बार घेरा डालता है, 6 महीने का घेराव करता है चुनार का। ठीक है, तो 6 महीने का घेराव करता है। ठीक, 6 महीने का घेराव करता है। तो 6 महीने का घेराव करता है। अब देखिए हुमायूं में आप ये चीज़ देखिएगा कि जहां भी जाता है भाई साहब कितने लंबे लंबे समय के लिए घेराव करके हुमायूं बैठ जाता है। पहले भी 4 महीने का देखिए घेराव करके बैठता है, अब 6 महीने का देखिए अब टिक के बैठ गए वहीं पर टिक जाता था। टिक क्यों जाता था, क्योंकि देखिए कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि हुमायूं जो था मेनली इनको नशे की बुरी आदत थी। ये नशा भाई साहब बहुत करते थे, कुल मिला के अफीमची थे। इनके दोस्त यार इनको खूब नशा करवाते थे, ये भी खूब नशा करते थे, इसलिए जहां भी जाते थे वहीं पर ये भाई साहब टिक जाते थे। तो इन्होंने जब 6 महीने का चुनार का घेराव किया तो 6 महीने तक ये भाई साहब वहीं पर टिक गए। लेकिन शेरशाह सूरी देखिए इनसे होशियार, शेरशाह सूरी ऑलरेडी जब ये इन्होंने आक्रमण किया था उसके पहले ही अपने राज्य में अंदर पूरी 1-2 साल की सामग्री ऑलरेडी उसने इकट्ठा करके रखी हुई थी। उसने ऑलरेडी 1-2 साल की पहले से खाद्य सामग्री, सारी चीजें, राशन पानी इकट्ठा करके रखा हुआ था। ठीक है, और ये भाई साहब 6 महीने तक ये इंतजार ही करते रहे शेरशाह सूरी का कि जब 6 महीने बाद उनके साम्राज्य का, शेरशाह सूरी का साम्राज्य का, चुनार का राशन पानी खत्म होगा, जनता परेशान होगी, तो ऑलरेडी अपना मुख्य गेट ये लोग किले का खोलेंगे और हम आराम से चिलम पीते हुए, अफीम पीते हुए आराम से उसके किले के अंदर प्रवेश करेंगे, शेरशाह सूरी को हराएंगे और उसके राज्य पर कब्जा कर लेंगे। ऐसा इनका सोच था। तो ये आराम से 6 महीने के लिए घेराव चुनाव का करके बैठ जाते हैं। लेकिन शेरशाह सूरी इनसे होशियार, वो तो 1-2 साल की पहले से सामग्री अंदर अपने राज्य में इकट्ठा करके बैठा हुआ था। तो 6 महीने तक ये लोग भाई साहब कुछ नहीं किए, केवल घेराव करते रहे और इसके बाद इनके दोस्त और ये आपस में वहां पर खूब चिलमबाजी और नशेबाजी, अफीमची, ये भाई साहब टुन्न बिल्कुल इनका सिस्टम पूरा चलता रहा। अब इसके बाद 6 महीने बाद क्या होता है, 6 महीने के दौरान, इसी पीरियड के दौरान इनका जो एक भाई होता है हुमायूं का, कौन, हिंदाल। हिंदाल भाई साहब की बुद्धि खिसक जाती है। बुद्धि क्यों खिसक जाती है, हिंदाल भाई साहब क्या करते हैं, आगरा में विद्रोह कर देते हैं। आगरा में विद्रोह कर देते हैं। क्यों विद्रोह कर देते हैं, आगरा में विद्रोह कर देते हैं और बोलते हैं कि भैया अब हम राजा बनेंगे, अब हम राजा बनेंगे। क्यों, क्योंकि ये बोलते हैं भैया आप तो बहुत बड़े नशेबाजी कर रहे हो, आपको परिवार अरवार की कोई चिंता नहीं, आप तो बस घेराव डाल के बैठ गए हो, जहां जाते हो वहीं चिलम निकाल के अपने दोस्तों के साथ पीना स्टार्ट कर देते हो, आपको परिवार की कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। तो हिंदाल जो है बोलता है, आगरा में विद्रोह करता है और बोलता है कि अब मैं शासन की गद्दी पर बैठूंगा। जब ये बात हुमायूं को पता चलती है, जब ये बात हुमायूं को पता चलती है तो हुमायूं जो है यहाँ से आगरा की तरफ प्रस्थान करता है। 6 महीने का घेराव जो हुमायूं खत्म करता है और आगरा की तरफ अपने भाई को समझाने के लिए वापस जाता है। और जैसे ही हुमायूं बैक करता है हिंदाल आगरा की तरफ, तो ये मौके की तलाश में ही बैठा हुआ था शेरशाह सूरी। जैसे ही ये आगरा की तरफ निकलते हैं, चुनार से हुमायूं आगरा की तरफ निकलते हैं, शेरशाह सूरी क्या करता है, 1539 में ही पीछे से अटैक कर देता है। पीछे से अटैक कर देता है किसके ऊपर, पीछे से अटैक कर देता है शेरशाह सूरी हुमायूं की सेना के ऊपर। जब पीछे से अटैक करता है तो भगदड़ की स्थिति बन जाती है, क्योंकि सेना तो तैयार थी ही नहीं युद्ध लड़ने के लिए, तो भगदड़ की स्थिति बन जाती है। जब भगदड़ की स्थिति बन जाती है तो सारी सेना तितर बितर है हुमायूं की, कुछ सेना इधर भागकर जान बचाती है, कुछ सेना इधर भागकर जान बचाती है और हुमायूं जो है बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। हुमायूं जो है बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। तो जब हुमायूं जो है अकेला पड़ जाता है बिल्कुल, तो हुमायूं भी अपना घोड़ा भगाए हुए, अपनी जान को बचाते हुए आनंद फानन में भाग रहे होते हैं। पीछे शेरशाह सूरी और उसकी सेना हुमायूं का लगातार पीछा कर रही होती है। तो हुमायूं जो है अकेला पड़ जाता है, ठीक, अकेला पड़ जाता है। तो ये घटना जो है 1539 में होती है। ये घटना जो है 1539 में होती है और ये इन दोनों के बीच में जो मुठभेड़ हुई होती है, जो पीछे से अटैक करता है शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच, तो चौसा नामक जगह पर इन दोनों के बीच में मुठभेड़ हुई होती है। तो इस युद्ध को किस युद्ध का नाम इस युद्ध को किसके नाम से जाना जाता है, चौसा का युद्ध। आपने आम खाए होंगे चौसा, तो उसी से रिलेट कीजिएगा, चौसा का युद्ध,
के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध 1539 में चौसा के युद्ध से नाम से जाना जाता है। हुमायूं जब जो है अकेला पड़ जाता है तो भागता हुआ जाता है अपनी जान को बचाते हुए किसी तरह से, लेकिन जब हुमायूं जा रहा होता है घोड़े पर भागता हुआ तो उसके सामने गंगा नदी, बनारस में गंगा नदी सामने आ जाती है। अब हुमायूं को अपनी जान तो बचानी थी और जान बचाने के लिए उसको गंगा नदी को पार करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि गंगा नदी को पार नहीं करेगा तो मारा जाएगा। तो गंगा नदी को पार कराने में हुमायूं की किसने मदद करी थी? एक भिस्ती ने गंगा नदी को पार कराने में हुमायूं की मदद करी थी। भिस्ती जो चमड़े का काम करता था, तो जिस भिस्ती ने, उसका नाम क्या था भिस्ती का? उसका नाम था निजाम। निजाम ने हुमायूं को गंगा नदी पार कराने में मदद करी हुई थी। तो जब हुमायूं को मदद करी हुई थी तो इस भिस्ती को हुमायूं ने खुश होकर, क्योंकि अब तो हुमायूं की जान बच गई, अब जान से बढ़कर तो कुछ है नहीं, तो हुमायूं ने खुश होकर इस भिस्ती को एक दिन के लिए मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठाला था। मतलब मुगल साम्राज्य का शासक एक दिन के लिए भिस्ती को घोषित कर दिया था, एक दिन के लिए केवल। तो एक दिन के लिए मुगल शासक बनाया था हुमायूं ने इस भिस्ती को। ठीक, अब इस भिस्ती को जब एक दिन के लिए शासक बना दिया तो इस भिस्ती ने क्या अच्छा काम किया? इस भिस्ती ने चमड़े का सिक्का उस एक दिन में चलाया हुआ था। चमड़े का सिक्का। अब चमड़े का सिक्का क्यों चलाया था ये आप अच्छे समझ सकते हैं। जो ये चमड़े का काम ही करते थे भाई साहब, तो इन्होंने एक दिन में एक ऐसा काम कर दिया जिनसे इनका रोजगार अच्छा चलने लगे। तो इस भिस्ती ने उस एक दिन में चमड़े का सिक्का चलाया हुआ था। तो क्वेश्चन निकल के आएगा कि चमड़े का सिक्का जो है किसने चलाया हुआ था? तो भिस्ती ने चलाया हुआ था। 1539 चौसा युद्ध के बाद जब हुमायूं की वो मदद करता है गंगा को पार कराने में, उस भिस्ती का नाम होता है निजाम। अब जब चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था पीछे से वार करके, जब पीछे से वार करके हुमायूं को हरा दिया था तो पहले देखिए आपने शेर शाह नाम सुन रखा होगा, लेकिन शेर शाह का पहला नाम, चौसा के युद्ध के पहले शेर शाह का नाम शेर खा था, ना कि शेर शाह था। तो इनका पहले नाम था शेर खा। जब चौसा के युद्ध में ये हुमायूं को भाई साहब हराते हैं, हराने के बाद ये अपने आप में बहुत उत्साहित होते हैं और उत्साहित होने के बाद ये शेर खा से शेर शाह नाम रख लेते हैं, अपना शाह धारण कर लेते हैं अपने नाम में, तभी से इनका नाम शेर शाह पड़ जाता है। तो क्वेश्चन निकल के आता है कि शेर खान ने अपने नाम को बदलकर शेर शाह किस युद्ध के बाद रखा था? तो चौसा युद्ध के बाद रखा था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में यह युद्ध हुआ था। अब 1539 के युद्ध के पश्चात, चौसा युद्ध के पश्चात किसी तरह हुमायूं ने जान बचा ली, लेकिन शेर शाह सूरी अगेन अटैक करता है। कब? 1540 ईस्वी में हुमायूं पर अगेन अटैक करता है, क्योंकि अब उसकी ताकत बढ़ती ही जा रही थी। अब उसमें कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से आ गया था कि जब हम एक बार हुमायूं को हरा सकते हैं तो पूरी तरह से इस बार हम हुमायूं को हरा देंगे और अपने सूर्यवंश की स्थापना करेंगे और हुमायूं को हम जीवन भर के लिए भारत से निष्कासित कर देंगे। ऐसा सोच बिल्कुल शेर शाह सूरी रख रहा था। तो 1540 में क्या होता है? 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है। किनके बीच में? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में, कन्नौज, या फिर इसी में बिलग्राम बोल दें, इसी को बिलग्राम नामक जगह कन्नौज में बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 में। ठीक है, अब 1540 जब बिलग्राम का युद्ध होता है तो इसमें जो है हुमायूं हार जाता है, हुमायूं की अगेन हार होती है। ठीक है, हुमायूं की अगेन हार होती है और शेर शाह सूरी अगेन जीत जाता है। और जब शेर शाह सूरी की जीत होती है, हुमायूं की हार होती है, तो शेर शाह इसी के बाद, ये घटना है 1540 की, तो देखिए 1540 में शेर शाह यहाँ पर सूर्यवंश की स्थापना कर देता है, सूर्यवंश का संस्थापक बन जाता है। सूर्यवंश की स्थापना शेर शाह सूरी यहाँ पर कर देता है और सूर्यवंश की स्थापना करने के साथ ही हुमायूं को जान बचाकर अपनी यहाँ से भागना पड़ता है। इस कदर हुमायूं को इस बार ये हराता है कि पूरा तहस नहस कर देता है हुमायूं की सेना को, हुमायूं के राजकाज को, और हुमायूं को अपनी जान बचाकर भारत से निर्वासित होना पड़ता है। 1540 में भारत से हुमायूं को भारत से निर्वासित होना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे मैंने बताया था हुमायूं के दो दौर 1530 से 1540। तो देखिए 1540 का घटना जब आई तो हुमायूं जो है भारत से निर्वासित हो जाता है और निर्वासित होकर हुमायूं कहाँ जाता है? ईरान और फारस में जाता है और 15 वर्ष के लिए ईरान और फारस के शासक के यहाँ ये शरण लेता है जाकर हुमायूं।
ठीक है, हुमायूं जो है ईरान या फारस के शासक के यहाँ 15 वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए निर्वासित हो जाता है और भागकर कहां पर जाता है, ईरान या फिर फारस के शासक के यहाँ भागकर जाता है और भारत में सूर्यवंश स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, भारत में सूर्यवंश स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जब हुमायूं जो है भागकर ईरान की तरफ जा रहा था अपनी जान बचाने के लिए, भारत छोड़कर निर्वासित हो चुका था, तो इसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बेरंग हो गई थी। बीच बीच में रुकते हुए ये ईरान की तरफ जा रहा था, तो इसकी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में रंग भरने के लिए इसके साथ दो मुख्य घटनाएं हो जाती इसी दौरान। 1541 ईस्वी में हुमायूं के साथ क्या अच्छी चीज़ हो जाती है, 1541 ईस्वी में हुमायूं जो है विवाह कर लेता है किससे, हमीदा बानो बेगम से, कि भैया अब हम पूरी तरीके से दुखी हैं, अब हमारी ज़िंदगी में एक भी रंग नहीं बचा है, तो हमारे जो दुख अब किसको सुनाएं हुमायूं भाई साहब ये सारे दुख, तो इसलिए विवाह कर लेते हैं हमीदा बानो बेगम से और अपना सारा दुख कष्ट इनको शेयर करते हैं इनके साथ में। ठीक है, और 1542 में ही इनके साथ क्या अच्छी बात हो जाती है, अकबर भाई साहब का जन्म हो जाता है। यहीं पर अकबर भाई साहब का जन्म हो जाता है जब ये ईरान की तरफ जा रहा होता है। कहाँ पर अकबर का जन्म हो जाता है, तो एक किला बीच में पड़ता है सिंध के क्षेत्र में, अमरकोट का किला, सिंध का क्षेत्र होता है, सिंध का क्षेत्र, कौन सा किला, अमरकोट का किला, यहाँ पर अकबर का जन्म होता है। ठीक है, अमरकोट के किले का जो राजा होता है उस समय कौन होता है, राजा वीरसाल। राजा वीरसाल के यहाँ ये शरण लिए होते हैं जब बीच में रुक रुक कर जा रहे होते हैं, तो यहीं पर इसी दौरान यहाँ पर अकबर का जन्म हो जाता है। तो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि अकबर का जन्म 1542 में देखिए हुआ था सिंध के क्षेत्र में, अमरकोट के किले में, उस समय राजा वीरसाल था। तो अकबर की माता जी का नाम सीधा आपको यहीं से याद होना चाहिए, हमीदा बानो बेगम। ठीक है, तो ये सारी बातें हुमायूं से रिलेटेड आपको समझ में आ गई। अब जब इस समय हुमायूं जो है निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था ईरान पहुंचकर, फारस पहुंचकर, तो इसी अंतराल में आपको जो 15 वर्ष का अंतराल है, इस समय मुगल वंश की सत्ता खत्म हो जाती है और इस अंतराल के समय में 1540 से लेकर 1555 का दौर है, भारत में जो है सूर्यवंश दिखाई देता है। शेरशाह सूरी, अफगान लोगों की सत्ता दिखाई देती है। अब देखिए समझने वाली बात यह है, जब हुमायूं जो है पूरी तरीके से भारत से निर्वासित हो गया था, वो 15 वर्ष का समय जो अंतराल जो है वो फारस या ईरान में व्यतीत कर रहा था, तो उस दौरान भारत में जो है सूर्यवंश की सत्ता दिखाई देती है। शेरशाह सूरी 1540 में सूर्यवंश की स्थापना कर देता है और 15 वर्ष के लिए सूर्यवंश लगातार दिखाई देता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि मुगल साम्राज्य की या मुगल वंश की स्थापना भारत पर कितनी बार की गई थी, कितनी बार की गई थी। तो पहली बार तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की हुई थी, आपको मैंने बताया हुआ है। इसके बाद जब 1555 में हुमायूं कमबैक करता है, हुमायूं कमबैक करता है, सूर्यवंश के अंतिम शासक सिकंदर शाह को सरहिंद के युद्ध में हराएगा। इसके बाद अगेन हुमायूं मुगल वंश की स्थापना करता है, अगेन मुगल वंश की स्थापना करता है। और इसके बाद आगे चल के जब आप अकबर पढ़ेंगे तब आप फिर देखेंगे कि अकबर जो है हेमू को हराने के बाद अगेन मुगल वंश की स्थापना करता है। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि मुगल वंश की स्थापना कितनी बार हुई थी, आपको ये बात ये याद होनी चाहिए, मुगल वंश की स्थापना कितनी बार की गई थी। तो मुगल वंश की स्थापना 3 बार की गई थी। ये आपको डायरेक्टली चीजें याद होनी चाहिए, ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है कि मुगल वंश की स्थापना कितनी बार की गई थी, 3 बार की गई थी। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखेंगे सूर्यवंश जो बीच में आता है, अब सूर्यवंश हम अब यहीं पे इसको रोकेंगे, यहाँ पर रोकेंगे और क्या करेंगे, सूर्यवंश जो है हम अगली आगे वाली क्लास में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। शेरशाह सूरी या फिर अन्य जो शासक हुए सूर्यवंश में, देखिए कौन कौन से शासक हुए, 5 मुख्य शासक आपको समझने हैं। एक शेरशाह सूरी, फिर इसके बाद इस्लाम शाह, फिर इसके बाद फिरोज शाह, फिर इसके बाद आदिल शाह, इसके बाद अगला अंतिम शासक सूर्यवंश का सिकंदर शाह। ठीक है, तो 1555 की बात आ जाती है, 1555 में घटना पहुंच जाती है। 1555 में क्या करता है, हुमायूं जो है अगेन कम बैक करता है, क्योंकि उस समय सूर्यवंश जो है, सूर्यवंश का जो शासक होता है सिकंदर शाह, हुमायूं मौका ही ढूंढ रहा होता है कि कब वो भारत पर अगेन आक्रमण करे, और हुमायूं को जो है उस मौके का सही समय मिल जाता है सिकंदर शाह के समय। तो हुमायूं जो है
कम बैक करता है, हुमायूं जो है कम बैक करता है भारत पर और आक्रमण कर देता है किसके समय? सिकंदर शाह के समय, जो कि सूर्यवंश को संभाल रहा होता है। सिकंदर शाह के समय आक्रमण कर देता है। ठीक है, अब इनके और इनके बीच में, सिकंदर शाह और हुमायूं के बीच में कौन कौन से युद्ध होते हैं? तो 2 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध, ये आपको याद होना चाहिए, मच्छीवाड़ा का युद्ध। ये वही बात होती है लगभग 1555 मिड की। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध, तो मच्छीवाड़ा का युद्ध किनके बीच में होता है? हुमायूं और सिकंदर शाह के बीच में। 1555 की ही बात होती है ये। ठीक है, इसके बाद मच्छीवाड़ा का युद्ध, फिर 1555 में ही अगला युद्ध होता है कौन सा? सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। और सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह हार जाता है, हुमायूं जीत जाता है। और जब हुमायूं जीत जाता है तो हुमायूं अगेन एक बार मुगल वंश की स्थापना 1555 में कर देता है। लेकिन इनकी खुशी ज़्यादा दिन तक बरकरार नहीं रह पाती है। क्यों? क्योंकि 1555 के बाद 1556 का साल आता है और जनवरी 1556 में जब ये मुगल वंश की स्थापना कर देते हैं 1555 में ही अगेन, तो 1556 का जब वर्ष आता है तो जनवरी 1556 में दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए गिरता है हुमायूं और उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1555 में हुमायूं और क्या करता है? मुगल वंश की अगेन स्थापना करता है, मुगल वंश की अगेन स्थापना करता है। लेकिन इनकी खुशी ज़्यादा दिन बरकरार नहीं रह पाती है और 1556 के बाद 1555 के बाद 1556 का दौर आता है। जनवरी 1556 में ये दीन पनाह के पुस्तकालय, जो राजधानी होती है दीन पनाह, तो दीन पनाह के पुस्तकालय का नाम क्या होता है? शेर मंडल पुस्तकालय, क्योंकि इसके पहले सूर्यवंश होता है, शेर शाह सूरी बन चुका होता है शासक, तो पुस्तकालय का नाम होता है शेर मंडल। तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए हुमायूं गिरता है। अब कैसे गिरा, क्यों गिरा, ये मुद्दा नहीं बनता है। अब आप लोग ये बात समझने के लिए समझ सकते हो कि भाई साहब अफीम बहुत लेते थे हुमायूं, फिर अफीम खा लिए होंगे, नशे में होंगे, सीढ़ियाँ नहीं दिखाई दी, 10 सीढ़ियों को 5 सीढ़ियाँ समझ बैठे होंगे, नशे में दिखाई नहीं दिया होगा और डायरेक्टली कूद पड़े होंगे। जो भी रीजन रहा वगैरह वगैरह, अपना समझने के साथ समझ लीजिए कि सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए गिरता है, सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए गिरता है और इसकी हुमायूं की मृत्यु 1556 में हो जाती है। ठीक है, तो ये हुमायूं से संबंधित सारी बातें हमने आक्रमण से रिलेटेड सारी चीजें देख ली। तो अब देखिए हुमायूं से संबंधित अंतिम मुद्दा रह गया कि एक इतिहासकार का हमने आपको नाम बाबर के समय भी बताया था, लेन पूल, जो कि यूरोपीय विद्वान होते हैं, लेन पूल। ये भाई साहब हुमायूं के लिए भी एक टिप्पणी करते हैं, जैसा कि इन्होंने बाबर के लिए टिप्पणी करी हुई थी कि बाबर एक कुशल योद्धा तो था लेकिन साम्राज्य निर्माता नहीं। पूरी जिंदगी बाबर लड़ता ही रहा लेकिन साम्राज्य का निर्माण नहीं कर पाया। इसी तरह ये भाई साहब विद्वान जो थे, यूरोपीय विद्वान, ये हुमायूं के लिए भी एक टिप्पणी करते हैं कि हुमायूं जो है पूरी जिंदगी भर लड़खड़ाता ही रहा और लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु भी हो गई। ये हुमायूं के लिए टिप्पणी करते हैं कि हुमायूं पूरी जिंदगी लड़खड़ाता ही रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। अब इन्होंने लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। अब इन्होंने लड़खड़ाना किस किस संदर्भ में बोला?
एक तो वो भाई साहब चिलम लेते थे, तो इस संदर्भ में इन्होंने बोला कि हमेशा लड़खड़ाते हुए रहते थे। एक इन्होंने इस संदर्भ में बोला लेन पूल ने कि पूरे साम्राज्य काल के दौरान आप देखे होंगे कि हुमायूं भागता ही रहा, लड़खड़ाते हुए भारत से निर्वासित कर दिया गया, अगेन कम बैक करता है, लड़खड़ाते हुए भागता ही रहता है, और अंतिम मुद्दा लड़खड़ाते हुए दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरता है और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। तो इस संदर्भ में इन्होंने लेन पूल ने इनको लड़खड़ाने से संबंधित टिप्पणी की हुई है। तो इस टिप्पणी से संबंधित आपका क्वेश्चन भी कथन के रूप में प्री में बन सकता है और मेंस में इसमें टिप्पणी लिखने को भी पूरी आती है। ठीक है, तो ये मुख्य मुद्दे हुमायूं से रिलेटेड हो गए। अब हुमायूं से अंतिम एक मुद्दा बनता है। हुमायूं की एक बहन होती है, हुमायूं की एक बहन होती है, उसका नाम होता है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन होती हैं, तो अर्थात अकबर की बुआ। तो अकबर जो है गुलबदन बेगम अपनी बुआ से अनुरोध करता है कि आप तो हमारे पिताजी के साथ काफ़ी लंबे समय तक रही हैं, तो क्यों आप एक पुस्तक पिताजी पर लिख दीजिए जिससे हम अपने पिताजी के बारे में ज़्यादा चीज़ें जान पाएँ। तो गुलबदन बेगम जो है हुमायूं पर फिर अकबर के अनुरोध पर एक पुस्तक लिखती हैं। कौन सी पुस्तक? हुमायूं नामा। आपने पुस्तक पढ़ रखी होगी, इस पुस्तक का नाम हुमायूं नामा। ठीक, तो ये पुस्तक किसने लिखी हुई थी? गुलबदन बेगम ने अकबर के अनुरोध पर लिखी हुई थी, हुमायूं की जो कि बहन थी गुलबदन बेगम। तो ये सारी चीज़ें हुमायूं से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने एक क्लास में पूरी कवर कर ली। ठीक, अब इसी के बीच में जो हमारा सूरवंश आया था, शेरशाह सूरी आया था, उसको हम अपनी अगली क्लास में डिटेल में पूरा समझ लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इतिहास को एक देखिए क्रोनोलॉजी के क्रम में पढ़ना होता है, जिससे कि आपको सारे वर्ष भी देखिए क्रोनोलॉजी के क्रम में मैं सारे बता रहा हूँ याद रहें, सारी घटनाएं भी क्रोनोलॉजी के क्रम में याद रहें। तो आपको देखिए इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिमाग में रख लीजिए कि क्रोनोलॉजी से अगर इतिहास को लेकर पूरा पढ़ेंगे क्रम से, वर्षवार क्रम से, तो आपके दिमाग में इतिहास बिल्कुल एक बार में सटीक बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी। इसलिए इतिहास को बिल्कुल क्रोनोलॉजी के क्रम में याद रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग अब यहीं पर अपनी खत्म करते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ कि हुमायूं अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम शेरशाह सूरी, सूरवंश को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग देखते हैं। आज के लिए धन्यवाद।